उत्तर भारत के अभियानों की बात कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 10 मिनट बचा है, 1 घंटा 10 मिनट के लिए थोड़ा साइलेंट हो जाए, या तो बताओ 5-7 मिनट हम आपको दे दें, बात कर रहे हैं। अकबर के अभियानों में हमने कहा था, उत्तर भारत के अभियानों की बात करते हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, नंबर 1 बात कही थी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, इसी डेट को पहला युद्ध हुआ था। दूसरी बात हमने कही थी, दूसरा कहा था अजमेर। अजमेर बताया नहीं बताया? दूसरा जंग अजमेर पर अधिकार किया है 1558 में। 1558 में उन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया। देखो, पानीपत का युद्ध करने के बाद अकबर ने क्या किया कि व्यवस्था को संभाला, उत्तर भारत में जहां भी क्षेत्र उन्हें मिले उन्हें जीतते रहे। अब तीसरा अभियान कहा? ग्वालियर अभियान। ग्वालियर का अभियान, ग्वालियर अभियान में ग्वालियर को भी उन्होंने कब्जे में कर लिया। कब? 1559 में। ग्वालियर विजय का, ग्वालियर का राजा कौन था? शासक था रामशाह। शासक रामशाह, जो रामशाह है ये शासक था ग्वालियर का। अब ग्वालियर को अकबर का सेनापति है। अकबर का एक सेनापति है जिसका नाम है किया खान। ध्यान रखना, ये किया खान शब्द कम मिलेगा, किया खान। इस किया खान ने पराजित किया था किसको? किसको पराजित किया था किया खान? अच्छे बता दो, सामने लिखा तो है रामशाह को पराजित करके ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। ठीक, ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। और जब ग्वालियर को अपने अधीन करने के बाद, कल हमने आपको एक बात बताई थी, बैरम खां का विद्रोह या पतन। बैरम खां का, अच्छा पहले बैरम खां के विद्रोह की कुछ बात हमने कल बताई थी, कुछ बात आपको समझानी है। क्या समझानी है वो आपको समझा दें। उत्तर भारत विजय के दौरान ही आपने नाम सुना होगा जो महामनगा, जीजी अनगा, आदम खां को जानती हो? जो महामनगा का सगा पुत्र है। पहले ये बात निकली, अब पहले थोड़ी देर बात समझ लो, फिर उसके बाद में चले। इसको हटा ले। ठीक, देखो तीन चार पहले मूर्तियां, क्या हुआ? ये अभी बता रहे ये क्या है, ये अभी बता रहे हैं क्या है, देखते रहो। देखो, ये है बैरम खां और ये है छोटे से जो है ये है अकबर। ठीक, और ये महामनगा और महामनगा की पुत्री है, ये कौन है? जीजी अनगा। क्या कहा जाता है? जीजी अनगा। और ये महामनगा का ही पुत्र है अधम खां। अब पहले बात सुन लो, जब उत्तर भारत का विजय अभियान, कल मैंने बात आपको लिखा दी थी
बैरम खां की। उत्तर भारत विजय अभियान के दौरान ये जो ये महामंगा है ये बड़ा सुस्त रहा करती, अब सुस्त रहने लगी तो अकबर ने कहा क्या हुआ माँ आप तो इन्होंने कहा तब अच्छा। उधर आदम खां भी पूछ रहा और भी लोग क्यों आजकल आप बहुत सुस्त रहती, कहती बताओ जो बैरम खां है, बैरम खां संरक्षक है, मैं उसकी माँ हूँ और माँ के हिसाब से मैं देखता हूँ कि हमारे पुत्र के लिए जो उसकी कोई बात नहीं चल रही, बात सब बैरम खां ही चला रहे, राज शासन व्यवस्था सब उन्हीं के चल रहे। इन्हीं के बहकावे में बैरम खां आ गए, ये अकबर आ गए इनके अपनी महामंगा के बहकावे आकर के उन्होंने बैरम खां को क्या किया कि बैरम खां से कहा कि बैरम की उनके हाथ से सत्ता अपने हाथों में ले ली, सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना। पहली बात तो जब देखा कि अकबर की तरफ से महामंगा ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, तब इसके मन में बैरम खां के भी मन में आया कि ये बालक है, और उधर ये बात कह रही है महामंगा अपनी पुत्री को ये बात बताई, तो पुत्री जीजी अनगा भी सुंदरता में बहुत अच्छी, तो जीजी अनगा ने कहा ऐसी बात है, तो इन्होंने जीजी अनगा ने अकबर की तरफ समझ आया, तो ठीक उन हिसाब से देखा जाए अकबर इन्हीं के चक्कर में, जबकि इनका विवाह अलग हुआ था, विवाह दूसरी जगह हुआ है, जीजी अनगा का पति नहीं है, तो इन्होंने जीजी अनगा के दायरे में रह करके अकबर को भड़काया और जीजी अनगा ने अकबर को अपने दायरे में फंसाया और फंसा करके फिर बैरम खां से उनको सत्ता केंद्रित करने के लिए अपने हाथों में इन्हीं ने कहा। तब अकबर ने सत्ता केंद्रित, इधर बैरम खां अकबर से कहता तू अभी 17-18 साल का है बेटा, तू इधर इन सब चीजों में क्यों पड़ रहा है, तुम्हारा 14 वर्ष की उम्र में तो विवाह कर दिया गया, अब विवाह कर दिया गया और क्यों चक्कर में पड़े हो। इन्हीं ये वास्तविकता होती है। जब देखा उसने कहा कि ऐसी बात है, बैरम खां बार बार मना कर रहा अकबर को, अकबर बहकावे से बाहर नहीं आ पा रहा, तब इसने बैरम खां ने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करनी चाहिए। तब अकबर ने क्या बदले में किया, उनके बहकावे में आकर के इनको क्या किया, इनके विरुद्ध इनसे सत्ता अपने हाथों में ले ली। तब बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, बैरम खां ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के दौरान अकबर ने क्या किया, ये जो बैरम खां है इन्होंने 1560 में विद्रोह कर दिया उत्तर भारत अभियान के दौरान। तब ये विद्रोह के अभियान, तब इस अकबर ने पीर मोहम्मद को इसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। पीर मोहम्मद जब बैरम खां के विरुद्ध अभियान दबाने के लिए भेजा, तब ये इनको पकड़ करके लाए, कहा तिलवाड़ा युद्ध में पराजित किया था पीर मोहम्मद ने बैरम खां, और पकड़ करके कहा लाए अकबर के पास लाए, और अकबर ने बैरम खां के सामने 3 शर्तें रखी। कहा कि आप मेरे पिता समान हो, तुम्ही ने हमारे पास सब कुछ किया है, मैं आपकी हर गलती को क्षमा करता हूँ, आपसे मैं कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पुनः प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो। बैरम खां ने कहा नहीं, मैं नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। फिर कहा चलो अच्छा ठीक, हम आपको चंदेरी की जागीर दे देना चाहता हूँ, चंदेरी की जागीर ले लो। और तुमने कहा नहीं, जागीर भी नहीं। फिर कहने लगे कि अगर आईबी बने नहीं बात मान रहे हो तो आप ऐसा करिए कि हज यात्रा पर चले। तो ये बात बैरम खां ने स्वीकार कर ली और हज यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। और हज यात्रा के लिए जाते समय 31 जनवरी 1561 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां की, जो मुबारक खां अफगान है, उसने क्या किया कि बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या जब हुई है, अकबर अपने जीवन में कभी अपने पिता के लिए भी नहीं रोया है। उस दिन अकबर फूट के रोया है, सबसे ज्यादा फूट करके रोया है। 1561 में अकबर ने की जो है, इनकी जो बैरम खां की विधवा होती है, उनका नाम है सलीमा बेगम, उनके साथ विवाह कर लेता है और उनका पुत्र जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना जिन्हें कहते हो, अब्दुल रहीम नाम होता है, और उसे दत्तक पुत्र बना लिया और उसी को अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी। ठीक, उपाधि दे दी। अब अकबर स्वयं संरक्षक बना। अकबर जब बैरम खां 1556 में बैरम खां को हुमायूं ने संरक्षक नियुक्त किया था। 1556 से पहले अकबर का संरक्षक कौन था?
1556 से पहले अकबर का संरक्षक जो था वो कौन था? मुनीम खां। ठीक, मुनीम खां संरक्षक था अकबर का 1556 से पहले। जब इनकी मृत्यु हो गई तब वहां पर मुनीम खां को नियुक्त किया था, लेकिन उन्हें जो पद दिया था वकील मुमत्तलिब। हमने आपको प्रशासन व्यवस्था पढ़ाई होगी तब हमने बताया था 4 प्रकार के पद बांटे। ये चौथा पद वकील का बनाते हैं, उस पद पर क्या करते हैं? मुनीम खां को नियुक्त करते हैं। उधर अब इनकी चालबाज को भी ये अकबर समझने लगते हैं। अकबर जब समझने लगते हैं, क्या करता है कि जब 1560 के बाद में कहा जाता है 1560 से लेकर के 62, ठीक 1560 से लेकर के 62 तक कहा जाता है हरम का शासन या पेटीकोट का शासन। पेटीकोट का शासन एक ही शब्द का प्रयोग मत करना। हरम का शासन, हरम दल की सरकार या पर्दा सरकार या पेटीकोट की सरकार, 3 शब्द आते हैं, तीनों याद रखना। हरम दल की सरकार या पेटीकोट की सरकार या पर्दा सरकार, ये जब क्या होता है इनकी मृत्यु होने के बाद कब 1560 से लेकर के 62 तक इन्हीं का महामनगा और डीडी अनगा इनका सबका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। इसीलिए इसे पेटीकोट सरकार और ये सब कहा जाता है। जब बात बाद में बढ़ती है तब डीडी ये महामनगा का पुत्र आदम खान ने विद्रोह किया, सत्ता अपने हाथ में ये चाह रही महामनगा अकबर की बजाय आदम खान को जब शासन मिल जाए। जब ये बात अकबर समझ पाते हैं तब इनको पकड़वाकर आदम खान को पकड़वा करके दीवार के किले से इतनी बार गिराने का आदेश देता है कि जितनी बार जब तक उसके प्राण न आए, और सामने इनको महामनगा को बिठाया जाता है। सामने अपने पुत्र को गिरते हुए इतनी बार देखती है, खुद ही जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। सबसे ज्यादा इनके कहने पर है। यहीं तक का मैंने आपको बताया था, केवल का लास्ट में बैरम खां को लिखा दिया, आगे बढ़ाया नहीं। अब बताओ ये जो मूर्तियां जैसी बनी है ये किस लिए बनाई थी? अब इसमें दिक्कत बताओ। अब इसके आगे दिक्कत बताओ तो फिर आगे चलेंगे। कह रहे इसमें दिक्कत हो वहां पर पूछो, और यह जैसे मैंने बताया ऐसे लिख पाओगी कि हमें लिखाना पड़ेगा। देखो महामनगा है, महामंगा भी इन्हें 60 तक में कर क्या बताया? सगा लड़का आदम खां इनका महामनगा का ही सगा लड़का है। अकबर सगा लड़का नहीं है, वो धाय मार बनाया गया था जब कंधार में, देखो काबुल में जब सबसे बड़े भाई का कामरान जो काबुल विजय की काबुल के किले पर अकबर को जब लटकाया था उसने कि ताकि हुमायूं गोला ना दाग सके, उस समय के चलते तब धाय माँ ने बचाया था, इन्हीं महामनगा ने बचाया था, तभी से इनको संरक्षक या इसी को हुमायूं ने मान लिया था धाय माँ के रूप में इसे लिख कर। लेकिन इनका सगा पुत्र है वो आदम खां। ठीक, बाद में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई और उधर बैरम खां का प्रभाव बढ़ने लगा, वो सोच रहे थे जब इनका चल ही नहीं रहा तो उन्होंने कहा कि राज शासन व्यवस्था हम चला लें। इस उद्देश्य से ही सब कुछ सर्व सत्यानाश हुआ है। इसका महामनगा था और आदम खां का। ठीक, लालच, ये लालची तो कहा जा सकता है। ये लालच चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो और सीधे चलते हैं मालवा अभियान। ठीक, क्या लिखा है? क्या कल वाला आपका छूट गया होगा, कल हमारी क्लास थी। ठीक, कल धर्मेंद्र सर की क्लास थी लेकिन भेज दिया गया तभी। ये महामनगा यहाँ पर कोई दिक्कत? इसके आगे चलो, मालवा अभियान अब डालो। मालवा अभियान नहीं, आपका नहीं, मालवा अभियान। मालवा अभियान 1561। चाहो तो इसको फिर से दिखाना पड़ेगा और आप ऐसे सुन लो, मालवा अभियान 1561 ईस्वी। ये उत्तर भारत के अभियान ही चल रहे हैं। मालवा अभियान की बात आपको बता दे, पर यहाँ का शासक था बाज बहादुर। शासक बाज बहादुर। ठीक, यहाँ का शासक है बाज बहादुर। बाज बहादुर अकबर ने अपने सेनापति आदम खां को भेजा था। अकबर ने बाज बहादुर के खिलाफ अपने सेनापति आदम खां को इस अभियान पर भेजा और इसने क्या किया? मालवा पर अधिकार कर लिया। देखो
आदम खां को भेजा है कहां पर? मालवा अभियान के। मालवा अभियान के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया। वहां का जो मालवा पर अधिकार, मालवा पर अधिकार आदम खां है, वो अधम खां है, ये आदम खां है, दोनों में अंतर है। तभी तो गहराई पहचाने बहुत नाम निकल के आए। मालवा पर अधिकार कर लिया गया। जब मालवा पर अधिकार कर लिया जाएगा तो इसे प्रशासक किसको नियुक्त करना चाहिए? इन्हीं आदम खां को ही तो नियुक्त करना, आदम खां को ही नियुक्त करना चाहिए। लेकिन आदम खां को उन्होंने नियुक्त नहीं किया, वहां पर पीर मोहम्मद को वहां का प्रशासक बनाया। तभी तो इंपॉर्टेंट है, पीर मोहम्मद को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक, पीर मोहम्मद को वहां का नियुक्त किया, क्योंकि जो आदम खां है, आदम खां ने क्या किया? ये बाज बहादुर है, बाज बहादुर पराजित होकर के एक साइड में भाग गए और भाग करके इनके बाज बहादुर की पत्नी होती है जिनका नाम है रूपमती। इन बाज बहादुर की पत्नी का नाम है रूपमती। इस रूपमती के साथ इस आदम खां ने बहुत अत्याचार किया। तब इस रूपमती ने प्रताड़ित होकर के खुद आत्महत्या कर ली। याद रखना, इस मालवा अभियान के दौरान शासक वहां का बाज बहादुर था। मालवा विजय के लिए आदम खां को अकबर ने जब भेजा है, भेजने के दौरान वहां पर उसने यहाँ पर मालवा पर अधिकार कर लिया। तब अकबर को पता चला, लेकिन पीर मोहम्मद को वहां का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि जो आदम खां है, आदम खां ने जो बाज बहादुर की पत्नी होती है रूपमती का बहुत अत्यधिक शोषण किया। शोषण करने के कारण इसने आत्महत्या कर ली थी। तभी इसी बात से गुस्सा होकर क्या किया, जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर ने फिर से सेना संगठित करके अब पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया था, आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और जब मालवा पर अधिकार करते तब ये पीर मोहम्मद को हरा पाते, क्योंकि उस समय बाज बहादुर तक था ही नहीं, वहां का प्रशासक नहीं बनाया। पुनः मालवा पर अधिकार बाज बहादुर कर लिया। 1562 में क्या किया? 1562 में अकबर ने अपने सेनापति अब्दुल्ला उजबेक को भेजा है। 1562 में अपने सेनापति उजबेक अब्दुल्ला को जब भेजा है, तब पुनः आक्रमण किया गया है मालवा पर, और फिर अभियान भेजा गया और यहाँ पर तब जाके मालवा पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में मिलाया। बाज बहादुर तब भाग गया और भाग करके कहाँ चला गया? मेवाड़ में उसने शरण ली। मेवाड़ में राजपूत शासक थे। बाज बहादुर जब मेवाड़ में उसने शरण ली और शरण लेने के बाद फिर एक समय वो गुजरात की तरफ गया है। जब गुजरात की तरफ गया, जब बाज बहादुर गुजरात की तरफ गया, उसी समय गुजरात अभियान के दौरान बाज बहादुर को गिरफ्तार किया गया। जान से नहीं मारा, गिरफ्तार तभी कर पाए थे, पहले नहीं गिरफ्तार कर पाए। ठीक, ध्यान रखना। चाहो तो इसको लिखो, डालो, लिखो जल्दी, रिपीट में करना, बहुत सारा पढ़ाना है। ठीक है, मालवा अभियान 1561, शासक बाज बहादुर। अकबर ने आदम खां को अभियान पर भेजा, मालवा पर अधिकार नहीं लग सकता। मालवा पर अधिकार पीर मोहम्मद को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। नोट में डालो, नीचे डालो नोट। आदम खां से बचने हेतु बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। बाज बहादुर ने मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया। बाज बहादुर ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। 1562 में अकबर ने अपने सेनापति अब्दुल्ला उजबेक, हमने उल्टा लिख दिया, अब अब्दुल्ला उजबेक लिखना, अब्दुल्ला उजबेक को मालवा अभियान पर भेजा। बाज बहादुर ने भागकर मेवाड़ में शरण ली।
बाज बहादुर ने भागकर मेवाड़ में शरण ली। बाज बहादुर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं सुना, बाज बहादुर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। बाज बहादुर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। फिर आमेर अभियान, आमेर अभियान 1562। जो आमेर है, आमेर के शासक कौन है? भारमल। भारमल को दूसरा नाम क्या बुलाते हैं? इन्हीं को भारमल को इन्हीं को हम कहते हैं बिहारी मल। और ये कछवाहा शासक कहे जाते हैं। कछवाहा, ठीक, कछवाहा लिखा है, याद रखना, कछवाहा शासक, ठीक, कछवाहा है। अकबर की जो अजमेर है, जो अजमेर में पहले क्या करता है, अकबर पहले एक यात्रा करता है। अजमेर के जो अकबर है वो अजमेर में जा रहा है, अजमेर में, और यात्रा कर रहा था, वहां जा रहा था ख्वाजा साहब की दरगाह। और रास्ते में ही राजा भारमल ने 20/1/1562 में सागेनपुर जयपुर के अधीन आकर के, स्वयं आकर के, और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, ऐसा करने वाला पहला राजपूत शासक है। इसलिए जरूरी है, पहला राजपूत शासक ऐसा कौन सा है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वही भारमल या बिहारी मल है, जो कछवाहा शासक कहे जाते हैं। पहला शासक है, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अपने पुत्र, अब इनका एक पुत्र है, पुत्र का नाम है भगवंत दास। भारमल का पुत्र है भगवंत दास। इस भगवंत दास को मुगलों की सेवा में भेज दिया इसने। और जब भगवंत दास को मुगलों की सेवा में भेज दिया, अकबर क्या कर रहा है, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते हैं, और जाकर के फिर पुनः वापस आते हैं। वापस लौटते समय इन्होंने क्या किया, भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव अकबर के पास रखा। प्रथम राजपूत शासक है जिसने अकबर के साथ पहली बार विवाह का प्रस्ताव रखा। अकबर ने भी मान लिया। अकबर ने जो भारमल की पुत्री है उनका नाम है हरखाबाई। ठीक, हरखाबाई ने सामर झील, जो सामर झील है, उस सामर झील के किनारे विवाह किया। और इन्हीं हरखाबाई को ही जोधाबाई, जोधा अकबर नाम सुना है आपको? एक सत्यार्थ ये बता दे कि जोधाबाई जो अकबर राजपूत शासक, जो उनके पिता ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, लेकिन कभी टीवी सीरियल इतिहास नहीं हो सकता है, और इतिहास कभी सीरियल नहीं हो सकता है। वहां पर बढ़ा चढ़ा के और घटा के दुनिया की नौटंकी जो दिखाई जाती है। अधम खां के साथ आप देखना, अधम खां की मृत्यु 1562 में हुई है, और जबकि टीवी सीरियल में जोधा के साथ में यहाँ पर हमने सन डाला 1562। ठीक, जोधा के साथ, इनके साथ कई एक षड्यंत्र रचते हुए दिखाए गए होंगे, जबकि इससे पहले ही अधम खां की मृत्यु हो चुकी थी, जो महामंगा का पुत्र था। इसलिए ध्यान रखना, इतिहास कभी धारावाहिक नहीं हो सकता है, और धारावाहिक कभी इतिहास नहीं हो सकता है। वहां पर आपके लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए चीजें बताई जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक, ये बात हो जाती है। जब जो हरखाबाई है, जिन्हें जोधाबाई कहा जाता है, इन्हीं का नाम मरियम उज़्ज़मानी के नाम से रखा जाता है। मरियम उज़्ज़मानी इन्हें उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है मरियम उज़्ज़मानी? जो मुगल शासक में जो पहले पुत्र का जन्म होता है, जो पहला पुत्र उत्पन्न करता है, जो रानी, उसी को मरियम उज़्ज़मानी कहा जाता है। उसी के लिए कहा जाता है, सबके लिए नहीं। जो हरखाबाई है, हरखाबाई को खुश करने के लिए अकबर जीवन पर्यंत कोशिश करता रहा, लेकिन उसे लगातार खुश नहीं कर पाए। जो जोधा अकबर की कहानी इतनी गढ़ी जाती है, ये सब फेक है। इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। असलियत तो ये है कि जोधाबाई जो है, या क्या नाम, हरखाबाई जो है, ये कभी भी अकबर से लगाव ही नहीं रखती, इसके कार्यों से ये प्रसन्न रहती है। ठीक, ध्यान रखना, जो जोधा ने इनके साथ विवाह कर दिया गया, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहली राजपूत रियासत जो थी, वही है कौन सी? अजमेर अभियान, या अजमेर के शासक भारमल या बिहारी, पहले राजपूत शासक। ठीक, क्या लिखाना पड़ेगा? छोड़ दे। ठीक, आगे मेड़ता विजय।
मेड़ता विजय। जो मेड़ता पर विजय की बात अगर की जाए, ये कब है? ये भी 1562। ठीक, 1562 में मेड़ता पर विजय करने के लिए भी क्या किया? अजमेर यात्रा के दौरान ही, इस समय अजमेर यात्रा ही तो है, अजमेर यात्रा के दौरान, ठीक, अजमेर यात्रा के दौरान ही क्या किया? सरफुद्दीन को अभियान पर, यहां पर सरफुद्दीन को अभियान पर भेजा था। ठीक, सरफुद्दीन को अभियान पर भेजा था मेड़ता विजय के लिए। और यहाँ का जो शासक है, मेड़ता का शासक, वो कौन था? मेड़ता का शासक है मालदेव। ठीक, मेड़ता का शासक मालदेव है और यहाँ का प्रशासक देवीदास प्रशासक, देवीदास। देखो, एक शासक है और एक प्रशासक है। देवीदास जयतासक या जयमल, जयतासक, इसी को हम कहते हैं जयमल। ठीक, ये प्रशासक के रूप में वहां पर नियुक्त थे। ठीक, पहले प्रशासक के रूप में, पहले बात यहाँ पर प्रशासक ये नहीं, पहले बात सुनो। जब आजमेर दौरान यात्रा करने के दौरान सरफुद्दीन को वहां पर, सरफुद्दीन को अभियान के लिए भेजा, उसने मेड़ता पर विजय कर ली वहां के शासक मालदेव को हरा करके। तब अकबर ने वहां पर प्रशासक के रूप में देवीदास या जयतासक को वहां पर प्रशासक नियुक्त किया और उसी को हम कहते हैं जयमल। ठीक, इसके आगे डालो गोंडवाना। गोंडवाना कहाँ पड़ता है? एमपी। गोंडवाना एमपी। और 1564 की बात, 1564 में गोंडवाना एमपी है। यहाँ पर प्रशासक नहीं था, यहाँ पर शासक नहीं था, यहाँ पर शासिका। शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा। रानी दुर्गावती का एक अल्पवयस्क पुत्र होता है वीर नारायण। वीर नारायण की वो संरक्षिका के रूप में शासन कर रही। अकबर के सेनापति आसफ खान ने क्या हुआ था, वो जो कड़ा यूपी का जो कड़ा जो है, कड़ा जो यूपी में पड़ता है, वहां का सूबेदार था और उसको वहां पर भेजा था जीतने के लिए। वो गया और रानी कर्णवती, क्या कहा जाता है, रानी दुर्गावती, कर्णवती नहीं दुर्गावती, वो कर्णवती अलग है। ठीक, रानी दुर्गावती के लिए वहां पर जाता है और जाकर के उसने क्या किया? उनके साथ युद्ध किया। रानी दुर्गावती ने वीरता पूर्वक अधम्य साहस के साथ युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान वो शहीद हो गई, लेकिन उनके बाद से जो उनका क्षेत्र है वो अकबर के द्वारा जीत लिया गया और गोंडवाना को भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। नीचे डालो गोंडवाना, प्रशासिका रानी दुर्गावती। हम 60 चला रहे हैं, जाके एक एक की कहानी ही 10-10 मिनट बताने लायक है, 10-10, 15-15 मिनट। प्रशासिका रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की, अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रहे, हैं। अकबर का सेनापति, आसफ खां है। ये कड़ा मणिपुर ये पड़ता है कहाँ? इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है। ठीक, कड़ा यूपी का सूबेदार इसने रानी दुर्गावती को हरा करके इनके क्षेत्र को कब्जे में लिया। ठीक, कभी ध्यान देना, अलाउद्दीन को पहली बार, अलाउद्दीन के चाचा का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सबसे पहले कड़ा मणिपुर का सूबेदार ही अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया।
वो कड़ा मणिपुर इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद वाले क्षेत्र, उसी क्षेत्र में वहीं का सूबेदार है अकबर के समय में, कड़ा मणिपुर का सूबेदार है आसफ खान। आसफ खान ने ही ये रानी दुर्गावती का जो क्षेत्र है उसको विजय किया था। इसके आगे डालो चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ के लिए बात की जाए तो सबको पता होगी सबसे पहले चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय कब? 1567 से 68। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ में अगर देखा जाए चित्तौड़ विजय आक्रमण, पहली बात तो यहाँ का शासक कौन था? शासक उदय सिंह। अभी कहाँ राणा प्रताप? उदय सिंह यहाँ का शासक। पहली बात, इन्होंने चित्तौड़ पर राजपूत विजय के लिए बात अकबर ने क्यों की? कारण क्यों था? चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय में सबसे पहली बात है कि अकबर के जितने भी मिर्जा विरोधी हुआ करते थे वो सभी अकबर चित्तौड़ में उन्हें क्या करते थे? ये राजपूत शासक है, वो कहते हमारे बराबर खुद ही कोई नहीं है, इसलिए अपने आप को सर्वस्व समझ रहे थे। इस सर्वस्वता के आधार पर वो क्या कर देते थे? जितने भी मुगल जो मिर्जा है, अकबर बाबर के समय में मिर्जा की बात आती है, मिर्जा के समय जितने भी मिर्जा विरोधी थे उन सबको चित्तौड़ में ही शरण दे दी। दूसरी बात, मालवा का शासक बाण बहादुर, हमने बताया था, मालवा का शासक बाण बहादुर भाग करके मेवाड़ में ही उसने शरण ली थी। अब मेवाड़ का जो बात आती है, मेवाड़ का क्षेत्र है चित्तौड़ में, वहां पर भी मेवाड़ में जो मालवा का शासक बाण बहादुर को भी शरण दे रखी थी। तब क्या किया गया कि अकबर स्वयं इस अभियान के लिए भेजा गया। ठीक, पहले यहाँ पर डालो आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण। नंबर 1 करके लिखना, अकबर के विरोधी मिर्जाओं को शरण, अकबर के विरोधी मिर्जाओं को शरण। नंबर 2, मालवा शासक, मालवा शासक बाण बहादुर को शरण, मालवा शासक बाण बहादुर को शरण। बाण बहादुर को शरण। अब देखो, इसी के कारण अकबर स्वयं अभियान पर गया, अकबर स्वयं अभियान पर गया। अकबर स्वयं अभियान पर गया था। यहाँ पर चित्तौड़ का जो किलेदार था वो आसफ था। चित्तौड़ का एक देखो, राजपूत शासकों में एकमात्र मुस्लिम जो किलेदार है वो केवल आसफ खां है। आसफ खां ही चित्तौड़ का किलेदार है। और यह जो आक्रमण किया गया है 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1567 से 1567 से कितना 28, ये 20 लिखा, 20 अक्टूबर 1567 से 25 फरवरी 1568। जानते हो ये सब डेट वाइज लिखाने का मतलब क्या है? ये पूछा गया था, कभी कभी ये 15 की जगह पर 2 देते हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी इन सब में 20 ही मिलेगा, इस डेट पे गड़बड़ाना नहीं। ये डेट निश्चित है, सही है, किताबों में अलग अलग उल्लेख किया हो, लेकिन आयोग में जो पूछा गया, आयोग में जो आंसर बना वो इसी डेट को माना है, इसलिए इस डेट को क्लियर करके आपके सामने हम लिख दे रहे हैं। ठीक, जो 1525-2-1968 तक ये अभियान चला है। और इस अभियान में देखो, जो इस चित्तौड़ का किलेदार, चित्तौड़ का किलेदार कौन था? हाँ, किलेदार आसफ खां किलेदार, ये सुरक्षा करने का किलेदार यही था चित्तौड़ का। जब यहाँ पर उदय सिंह अपने 2 वीर सेनापति, देखो यहाँ पर देखो उदय सिंह क्या है, यहाँ पर उदय सिंह क्या है, यहाँ के शासक। उदय सिंह के जो शासक क्या है, उदय सिंह, पहली बात तो आपको बता दें कि जैसे ही पता चला कि अकबर सेना लेकर के आ रहा है तो उदय सिंह अपना क्षेत्र ही छोड़ करके भाग निकले।
उन्होंने क्या किया, जयमल और फत्ता, देखो कभी कभी जयमल शब्द लिखा है, जयमल, और एक लिखा है फत्ता। ये फत्ता को कभी कभी किताबों में पत्ता शब्द लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, फत्ता ही है। ठीक, फत्ता सिंह भी शब्द मिलेगा, लेकिन जयमल और फत्ता दो नाम आएंगे। फत्ता को किताबों में लिखा उल्लेख है, पत्ता पत्ता मिल जाएगा, लेकिन पत्ता मत पढ़ना, फत्ता है। ठीक, जयमल और फत्ता को उन्होंने क्या किया, जयमल और फत्ता सिंह को किले की चाबियां देकर के स्वयं फरार हो गए। और जयमल और फत्ता सिंह को चाबियां देकर के स्वयं फरार हो गए। जयमल और फत्ता सिंह ये वीर योद्धा थे। इन्होंने समझ लीजिए दिन में मुगल सेना के दांतों तले आसमान के तारे दिखा दिए थे, दिन में इतने भयंकर लड़े थे। और जयमल फत्ता सिंह अधम्य वीरता का परिचय देते हुए बहुत लड़े, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए, इन दोनों की वीरता से प्रभावित हुए थे अकबर। अकबर ने कहा, इतने लड़ने वाले वीर योद्धा मैंने नहीं देखे। इनकी वीरता से अकबर ने क्या किया, इन दोनों वीरों को गजानन की प्रतिमाएं बनवाई थी, प्रतिमाएं बनवाई जो आगरा किले के मुख्य द्वार पर लगवाई। इन दोनों लोगों की, जयमल और फत्ता, आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगवाई थी। तब चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने फिर, यहीं पर आपको बता दें, चित्तौड़ विजय के दौरान ही अकबर ने, जब पहली बार तो जीत नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल से जीत पाए। अब जीत पाने के बाद इन्होंने, अकबर ने यहीं पर सबसे पहली बार क्या किया, कत्ले आम का मतलब फतेहनामा जारी किया था, आदेश दिया था। यहाँ पर तमाम जैसे आम जनता जो रहती है उन सबका, स्त्री पुरुष बच्चों का भी कत्ल कर दिया गया। ये जो है, ये जो फतेहनामा जो उठाया गया चित्तौड़ विजय के दौरान अकबर ने जो किया है, ये अकबर के जीवन पर कलंक माना जाता है। ये सबसे बड़ा कलंक है यहीं पर। ठीक, इसके बाद में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो चित्तौड़ विजय का एक क्षेत्र बचता है उस पर होता है, हल्दी घाटी का भी युद्ध होता है महाराणा प्रताप के बाद, वो इसी के बाद में, इसी के क्षेत्र में आती है ये बात। ठीक, यहीं पर पहली बात लिखो, चित्तौड़ विजय 1576, ये तो लिख गया होगा शासक। इसके नीचे लिखो, अकबर स्वयं अभियान पर गया। 20 अक्टूबर 1567 से लेकर 25 फरवरी 1568 तक अभियान चला। उदय सिंह ने अपने दो वीर सेनापतियों जैसे कि जयमल व फत्ता को किले की चाबियां सौंपकर फरार। जयमल और फत्ता ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। नोट करके लिखो, इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों वीरों की गजारूढ़ प्रतिमाएं आगरा किले के मुख्य द्वार पर लगवाई। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने कत्लेआम ब्रैकेट में लिखना, फतेहनामा ब्रैकेट बंद जारी किया, जो कि उसके जीवन पर कलंक माना जाता है। अब देखो, जो
चित्तौड़ विजय की बात, चित्तौड़ विजय को तो जैसे तैसे कब्जे में ले लिया। अब राजपूत शासकों की ताकत का अंदाजा हो गया है अकबर को। अकबर नहीं चाह रहा कि हम किसी राजपूत शासक के साथ अभी इस प्रकार से लड़ाई लड़ें ताकि हमारा भी सर्वस्व नाश हो जाए और उसका भी नाश हो जाए। जैसे तैसे जीत तो लिया चित्तौड़, लेकिन बहुत मुश्किल भाई कत्लेआम करवाया ताकि कमजोर पड़े, इसीलिए तो सब कुछ किया गया। लेकिन इसी के दौरान जो चित्तौड़ का ही एक क्षेत्र बचता है, हल्दी घाटी की बात आती है। पहले चलो कहाँ चलते हैं, हल्दी घाटी का है। यहाँ से हल्दी घाटी कैसे? तब हुआ था पहले हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 कब हुआ था? डेट भाई 15 नहीं, 18 जनवरी है, जून है, जुलाई, जून 18 जून 1576 यह हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है ये काफी दिनों के बाद जो हम, अच्छा हाँ क्या पूछ रहे हैं सर? यहाँ से सीधे कहाँ? यहाँ चित्तौड़ का, अच्छा चित्तौड़ का नहीं, वो आगे पीछे करते हैं नहीं सर। अभी तो सर उसका फिर बेटा होता है उदय सिंह का, हाँ, उसके बाद तो फिर पढ़ा कहाँ? तभी तो कह रहे हैं हमारी क्लासें कितनी है, हम 60 कर रहे हैं। कभी कल ही आप लोग कह रहे थे स्किप करके, तब भी हम अकबर नहीं खत्म कर पाएंगे पूरे घंटे में, इतना कम करेंगे तब। अभी तो बहुत चीजें इसमें बची हैं, वो सभी हटा दिए। देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 18 जून 1776 को। किसके विरुद्ध, किसके मध्य हुआ? राणा प्रताप और किसके बीच? अकबर। देखो अकबर ने, पहली बात तो आपको बता दें, अकबर किसी भी राजपूत शासक के साथ अब लड़ना नहीं चाहता था। किसी भी शासक के साथ लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ, अकबर ने सबसे पहले हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व, चाहे तो नोट करके अपना लिख लेना, हल्दी घाटी से पूर्व अकबर ने क्या किया था? अकबर ने अपने शिष्टमंडल इन राणा प्रताप के पास भेजे थे। शिष्टमंडल राणा प्रताप के पास भेजे थे। जब शिष्टमंडल को भेजा, शिष्टमंडलों को भेजते हैं, पहली बात तो जब अकबर के पास शिष्टमंडल भेजते हैं, कई लोगों को भेजते हैं, उनकी आतिथ्यता स्वीकार करते हैं। नीचे डाले नोट करके लिखना या इंपॉर्टेंट करके, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर ने राणा प्रताप के सम्मुख निम्न शिष्टमंडल भेजे। नंबर 1 पहले भेजा है, नंबर 1 जलाल खां कोची। ठीक, जलाल खां कोची को भेजा है 1572 में। 1572 में जलाल खां कोची को भेजा और कहा कि आप अकबर की अध्यक्षता स्वीकार करें। लेकिन इन्होंने, जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने जलाल खां, देखो महाराणा प्रताप के सामने केवल 2 ही ऑप्शन थे उनके जीवन में, या तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले या तो विरोधी, और विरोधी बने चाहे अधीनता स्वीकार करें। उन्होंने अधीनता उन्हें स्वीकार नहीं की, अब विरोधी बने, वो जीवन पर्यंत बने रहे। अगर देखा जाए तो जो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है ये जीवन पर्यंत उनके अधिकार क्षेत्र से अलग ही रहा, पूरा अधीन नहीं हो पाया। ठीक, जो चित्तौड़, जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप ने 1572 में हाँ पूंची लिखा है, पूंची, और कभी कभी पूंची शब्द भी मिलेगा, पूंची ऐसे शब्द भी मिलेगा, चाहे ये नोट कर लो चाहे ये। जलाल खां पूंची भी शब्द मिलेगा, पूंची भी शब्द मिलेगा, दोनों में। ठीक, जलाल खां पूंची को जब 1572 में भेजा तो राणा प्रताप ने इसे मिलने से इनकार कर दिया, कहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर दोबारा जब भेजा है, नंबर 2 मान सिंह। मान सिंह का तो नाम चर्चित है, सुना होगा। मान सिंह को भेजा है 1500 पहले लिखिए। नंबर 3 भगवंत सिंह। नंबर 4 पे है तोडरमल। इन सबको भेजा है, ये सभी गए हैं 1573। इतने शिष्टमंडल भेजे हैं राणा प्रताप के पास, और अब प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं। तब इतने लोगों को जब भेजा है, लेकिन प्रताप
ने अधीनता स्वीकार कर ली? नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं। जब यहाँ पर की थोड़ी बात सुनो, मान सिंह को जब भेजा है, राणा प्रताप के पुत्र क्या कौन था? अमर सिंह, सही। अमर सिंह जब राणा प्रताप के दरबार में मान सिंह गए हैं और बैठे हैं, तो राणा प्रताप को पहले से मना कर रहे थे, मिलेंगे नहीं। अमर सिंह मिले। अमर सिंह ने कहा नहीं, पिताजी की तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल पाए। कुछ ऐसा बिहेवियर लगा कि मान सिंह को अपने आप को बहुत ज्यादा अपमानित समझा। तो वो मान सिंह समझ रहे थे कि मेरा बहुत बड़ा अपमान किया गया, जो हमें मिलने तक नहीं आया। और ये मान सिंह राणा अकबर की तरफ से राणा प्रताप पर स्वयं लड़ना चाहते थे। इतना वो उन्हें बुरा लगा, इसलिए जब हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा, जो मुख्य सेनापति होंगे वो मान सिंह ही मुख्य सेनापति है। अब जब ये रिलेशन में आते थे, राणा प्रताप रिलेशन में आते थे, और फिर उधर भगवंत दास को जब भेजा, तब भी राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, मनसब की कोई बात नहीं कही। तोडरमल के समय में राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अकबर ने देखा किसी की बात राजपूत शासक नहीं मान रहे, इससे पहले वो चित्तौड़ आक्रमण पर धोखा खा ही थे। ठीक, तब अकबर का जो सेनापति है वो मान सिंह बनते हैं। ठीक, ये मान सिंह है जो सेनापति के रूप में इन पर आते हैं, और इन्होंने सारी मुगल सेना को इकट्ठा किया राणा प्रताप के विरुद्ध, कम से कम 1 लाख सेना। और राणा प्रताप के साथ टोटल अगर देखा जाए तो इनकी केवल कहीं 37,000 देते हैं, कहीं 30,000 देते हैं। ठीक, 30,000 सेना थी राणा प्रताप के इस भीषण युद्ध में। अगर देखा जाए तो सबसे पहले झाला विजय, जब इनके पास हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ था, कहा जाता है राणा प्रताप का एक घोड़ा था, और घोड़े पर उनकी पत्नी ने कहा था कि मेरे सुहाग की रक्षा कर। चेतक इतना अच्छा था, हालांकि बढ़ा के बातें कही जाती है, हिंदी में कभी कभी पढ़ा दिया करते थे। ठीक, कुछ वो छोड़ दो उसकी बातें। जब चेतक राणा प्रताप को जब घायल हुए हैं, तब झाला बीजा ने राजकीय छत्र दे दिया। झाला बीजा को राजकीय छत्र दे दिया। और स्वयं चेतक क्या करता है कि राणा प्रताप को घायल अवस्था में निकाल ले जाता है, और जब निकाल के बाहर ले जाता है, और जो राणा बीजा है जब क्या किया, उनके जो छत्र है वो युद्ध में मार दिए जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की है। ठीक, ये युद्ध में आसफ खान जब युद्ध में, आपको बता दें, उधर 1 लाख की सेना और इधर 30,000 की सेना ने इस 1 से 1.5 लाख सेना को दिन में छिटके छुड़ा दिए। इतना भीषण युद्ध हुआ है कि कहा जाता है खून की नदियां चलने लगी। इतनी भयंकर युद्ध हुआ था। ये देख करके वहां की रूह लगभग काफी। तब देखा, पहली बात तो यहाँ पर छल से युद्ध जीता। कैसे छल किया गया? इस युद्ध में जो आसफ खान है, आसफ खान ने मुगलों से कहा कि जिहाद का नारा दिया, ये धर्म युद्ध है, अगर तुम शहीद हुए तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, अगर तुम नहीं लड़े और नहीं मरे और धर्म के युद्ध आपने नहीं कर पाए और धर्म युद्ध के बीच नहीं मर पाए, तो आपको नर्क में क्या होता है, जन्नत के नीचे क्या कहा जाता है, दोजख कुछ भी बोला जाता हो। कहा आपको कुछ नसीब नहीं होगा, आप पता नहीं कहाँ भेजे जाओगे, ये भेजा जाएगा, ऐसी बात कही थी। किसने? पहली बात तो ये हार रहे थे। और उसी समय एक 73 खां है, 73 खां ने एक झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर स्वयं आ गया, कि उसने कहा अकबर आ गया, झूठी अफवाह फैलाई। जब उसने जिहाद का नारा दिया, अकबर को झूठी आने की सूचना दी, तो मुगल सेना में फिर से उत्साह हुआ, और उत्साह के दौरान ही कौन? झाला बीजा ही मारे गए थे। इस युद्ध में अगर देखा जाए तो इस युद्ध कम से कम 3 से 4 जगह, इस युद्ध में अबुल फजल जो है उन्होंने खमनौर का युद्ध, अबुल फजल का नाम सुना है? उन्हें खमनौर, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली युद्ध और बदायूं ने गोविंदा का युद्ध कहा था। इन्होंने ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसको इन लेखकों ने अलग अलग नाम दिए। देखो, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली युद्ध कहा, बदायूं ने गोविंदा का युद्ध कहा।
तब जब यहाँ पर भी युद्ध में कहा जाता है झाला बीरा मार दिए गए और युद्ध निर्णायक नहीं हुआ, अनिर्णय युद्ध हुआ। फिर दिवेर का युद्ध हुआ है। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह जो राणा प्रताप के पुत्र थे, वहां पर राणा प्रताप का पुत्र है और वो हुआ है 1582। 1582 में दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध में जो अमर सिंह के साथ युद्ध होता है, वहां पर इस युद्ध में कर्नल टॉन्ट ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा। कर्नल टॉन्ट ने उस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा। अकबर के अन्य राजपूत शासकों के साथ भी संबंध की अगर बात कही जाए, यादगार हल्दी घाटी में युद्ध में मारा राणा प्रताप को वो पकड़ भी नहीं पाए थे। और उनकी मृत्यु की बात अगर देखी जाए तो वो कब कैसे हुई थी? बीमारी के कारण। ठीक, बाद में मरे थे, घायल हो गए थे, तब वो मरे थे। ठीक, अगर ये अकबर के अन्य राजपूत शासकों के भी संबंध फिर झगड़ा बंद हो गया। अब उन्होंने जब यहाँ पर राजपूत शासकों, यही में राजपूत शासक थे, यहाँ पर अधीनता धीरे धीरे ये भी उनके क्षेत्र में लगभग था और नहीं भी था। इस स्थिति के आधार पर अनिर्णय युद्ध रहा। इसी क्षेत्र में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी अगर देखा जाए, बाकी सबने अधीनता स्वीकार की। ठीक, तब राजपूत शासकों ने इनके साथ क्या किया? संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। 1569 में रणथंभौर के शासक जो है राव सुरजन ने भी अकबर की अधीनता स्वयं स्वीकार। अब राजपूत शासक धीरे धीरे क्या करते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और नागौर दरबार जब अमर सिंह हार जाते हैं, उसके बाद में रणथंभौर के शासक सूर्य ने अधीनता स्वीकार कर ली। तब से वहां की बात वहीं पर दबी रह गई। ये कहा जाता है कि अकबर ने अधीन कर लिया, लेकिन बहुत सारे लेखक इसको नहीं मानते हैं। अगर एक ही रियासत बची है, वो क्षेत्र यही वाला क्षेत्र है जहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं है। ठीक, इसको लिखाना पड़ेगा। अच्छा लिखो भाई, लिखो कहां पर है? इतना तो दिख लिया होगा। यस सर, यहाँ तक। ठीक, उसके नीचे लिखो अकबर का सेनापति मान सिंह। इस पेज में लिखना अकबर का सेनापति मान सिंह। लिखना हम काटे में लिखाएंगे। राणा प्रताप इस भीषण युद्ध में घायल हुए। राणा प्रताप इस भीषण युद्ध में घायल हुए। झाला बीदा ने ऐसे लिखना, झाला बीदा ने राजकीय छत्र धारण किया। झाला बीदा ने राजकीय छत्र धारण किया। जानते हो, छत्र धारण कर लिया तभी राणा प्रताप को। कभी कभी ये भी लिखा अकबर को किसने बचाया था? यही झाला बीदा नाम आएगा, इसी ने बचाया था। छत्र धारण किया। उनके बलिदान के साथ युद्ध समाप्त हुआ। उसके बलिदान के साथ युद्ध समाप्त हुआ। नोट करके इस युद्ध में आसफ खान ने आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया। बैरम खान ने नारा दिया 73। बैरम खान नहीं, ऐसे लिखना 73 खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई। इस युद्ध को नई लाइन से लिखना, जानते हो ये पीसीएस आरओ में ज्यादातर पूछ दिया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? इस युद्ध को नंबर 1 अबुल फजल
अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनौर का युद्ध, खमनौर का लगा ले का युद्ध, ठीक। खमनौर का युद्ध कर्नल जेम्स टोन जेम्स टोन ने कौन सा कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली का युद्ध। नंबर 3 बदायूंनी ने ये इतिहासकार है, गोगुंदा का युद्ध कहा, ठीक, गोगुंदा का युद्ध कहा। फिर नीचे डालना नोट। ये चीजें शायद आप लोगों ने कम पढ़ी होगी, ये वाली जो ये कम चीज मिलेगी, बाकी तो सब चीजें बाकी तो हम 60 भी कर रहे हैं। दिवेर युद्ध नोट करके, दिवेर युद्ध अमर सिंह और ब्रैकेट में लिखना राणा प्रताप का पुत्र, राणा का पुत्र तथा और किसके बीच हुआ था? मुगल, ठीक, मुगल के बीच में कब हुआ था? 1582, ठीक, 82। इस युद्ध को कर्नल टोंड ने टोंड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, टोंड ने मेवाड़ का मैराथन, ठीक, मेवाड़ का मैराथन कहा। नीचे नई लाइन डालो। अकबर के अन्य राजपूत शासकों के साथ संबंध, अकबर के अन्य राजपूत शासकों के साथ संबंध। उसमें डालिए नंबर 1 1569 में रणथंभौर के शासक अच्छा, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, राणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक रहेंगे, मेवाड़ है ना, मेवाड़ क्षेत्र है, ध्यान रखना। जो हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ विजय कहा जाता है, जो चित्तौड़ की बात आती है वो क्षेत्र उसी में पड़ता है, लेकिन वही वाला क्षेत्र है, ठीक, मेवाड़ विजय। इसमें डालिए क्या 1569 में रणथंभौर के शासक राव सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, राव सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर के शासक राव सुरजन, ऐसे लिखना, राव सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर। नंबर 2 डालो। नंबर 2 नागौर दरबार, नंबर 2 नागौर दरबार। जानते हो अकबर ने राजपूतों के साथ अगर मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए नागौर में एक दरबार लगाया था, वो दरबार लगाया था 1570, ठीक, नागौर में एक दरबार लगाया था
और इस दरबार में केवल मेवाड़ के राजा को छोड़ करके बाकी समस्त राजाओं ने अकबर की जितने भी राजपूत शासक हैं उन्होंने सबने राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार की। केवल मेवाड़ के शासक को छोड़ करके बाकी सबने क्या किया, जो आयोजन जो इस नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था, जो आमेर के राजा भारमल है, आमेर के राजा भारमल ने इस नागौर दरबार लगाया था और सभी राजपूत शासकों को निमंत्रण दिया था कि आप आइए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, साथ में आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन केवल मेवाड़ के शासक अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकी सभी लोग नागौर दरबार में इन्होंने अभी सभी राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली। जानो पहले नागौर दरबार 1570, इस दरबार में केवल मेवाड़ को छोड़कर राजपूतों के समस्त राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसका आयोजन किसने किया था, आयोजन आमेर के राजा भारमल, इन्हीं को तो बिहारी बल भी कहते हैं, ठीक, भारमल का। अब अकबर राजपूत वैवाहिक संबंध, नीचे डालो, अकबर राजपूत वैवाहिक संबंध, ठीक, वैवाहिक संबंध की अगर बात की जाए तो ऐसी रियासतें, 4 ऐसी रियासतें जिन्होंने स्वयं मुगलों के साथ विवाह किए, जैसे आमेर के राजा नंबर 1 पहले तो आते हैं, आमेर के राजा कौन थे, भारमल ने क्या अपनी पुत्री का विवाह किया था, किसके साथ, अकबर के साथ, ठीक। मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने किसके साथ विवाह किया था, मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह, नंबर 2, हाँ, मारवाड़ के शासक है मोटा राजा उदय सिंह, हाँ, उदय, इनका नाम ही है, उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ, ठीक। बीकानेर नंबर 3, बीकानेर के शासक क्या नाम है, कल्याणमल ने भी मुगलों के साथ संबंध स्थापित किया। जैसलमेर के राजा नंबर 4, जैसलमेर के राजा हैं, उनका नाम है हरराय। इन सभी ने मुगल शासकों के साथ अपने क्या हुआ है, मुगल शासकों के साथ अपने ये सभी रियासतें हैं, इतनी रियासतें हैं, चाहे तो डाल लेना रियासत, ये रियासतें इन्होंने स्वयं मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक। क्या हुआ, मुगल शासकों के साथ संबंध स्थापित किए थे। जैसलमेर हरराय शासकों के नाम आपके लिए, ठीक। इसके आगे डालो अकबर का अकबर की उत्तर पश्चिम विजय, अकबर की उत्तर पश्चिम विजय, अकबर की उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम विजय। ये पहले बताओ, क्या अकबर मैंने महीन पढ़ाया? महीन पढ़ाया? तो हमें बताओ कैसे इतनी जल्दी, आज क्या करो, जो हमारे पास बचा है अकबर का पूरा हम पढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी नोट्स की फोटोकॉपी खींच लेना, आप सब लोग ले लेना, तो फिर यही कर पाएगा, क्योंकि समझा देंगे अगली जब भी क्लास लगेगी तब। ग्रुप पर कौन से ग्रुप पर? नहीं, ग्रुप पे कोई नोट्स नहीं डालता। डालते हैं, कौन डालता है? चलो पहले डालिए अकबर का उत्तर पश्चिम, अकबर की उत्तर पश्चिम विजय। पहले डालिए काबुल, नंबर 1 काबुल। काबुल पर भी अकबर ने विजय प्राप्त की थी। कब? 1585 ईस्वी। लिख लीजिए, जरूरी नहीं आपको 1585। यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक हकीम मिर्जा। काबुल का शासक था हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा जब इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तब अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को, अकबर का सेनापति और मान सिंह को भेजा था। मान सिंह को दरबार में यहाँ पर विजय करने के लिए भेजा था, और इसने क्या किया, ये मान सिंह यहाँ पर हकीम मिर्जा को हरा करके विजयी रहा। ये विजय हो गया। अब विजय होने के बाद मान सिंह ने काबुल, और तभी यहीं पर मान सिंह को काबुल की जागीर प्रदान की गई। ठीक, अकबर ने इन मान सिंह को काबुल की जागीर प्रदान कर दी थी, यहीं पर जब इन्होंने यहाँ हकीम मिर्जा को हरा दिया। ठीक, दूसरा नंबर डालो कश्मीर आक्रमण। कश्मीर आक्रमण 1586। ठीक, 1586 कश्मीर आक्रमण। 1586 की बात है। अकबर का सेनापति था भगवंत दास। अकबर का सेनापति भगवंत दास। इस भगवंत दास ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, अकबर का सेनापति भगवंत दास ने कश्मीर पर आक्रमण करके अकबर के अधीन कर लिया। अगला डालो सिंध विजय। सिंध विजय, वहाँ का शासक कौन था? जरूरत ही नहीं उसकी, कभी छोड़ देते हैं। सिंध विजय कब? 1591। सिंध विजय की आपको बात बता दें, 1591 यहाँ का शासक था जानी बेग। शासक है जानी बेग। ये जानी बेग है सिंध का। और सिंध के अकबर का सेनापति नाम सुना होगा अब्दुल रहीम खान खाना। ये किसका पुत्र है? बैरम खान, अकबर का दस्तक बैरम खान। उन्हीं को अकबर का सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था सिंध पर। वहां पर जानी बेग को हरा करके उन्होंने कब्जे में ले लिया। ये भी अकबर क्षेत्र में मिला लिया। ठीक, 1591 अकबर का सेनापति अब्दुल रहीम खान खान। इसके आगे अफगान विजय। अफगान विजय। अफगान विजय की बात बता दें, 1595। पहले तो ये 1595। ठीक, 1595 में यहाँ का शासक जो था, पहले जो अकबर का सेनापति मीर मासूम ने अफगानों का दमन किया था अफगानिस्तान में, और यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तब उसे क्या किया गया, मनसबदार बनाया गया। पहले देखो अफगान विजय 1595। अकबर का सेनापति मीर मासूम ने अफगानों का दमन किया। तथा बलूचिस्तान पर भी अधिकार किया।
बलूचिस्तान पर भी अधिकार किया, बलूचिस्तान पर भी अधिकार किया। कंधार के शासक, यहीं पर लिखना, कंधार के शासक, कंधार के जो शासक हैं मुजफ्फर हुसैन, मुजफ्फर हुसैन, कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने क्या किया? मुजफ्फर हुसैन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की और उन्हें मनसबदार बनाया। अकबर की अधीनता स्वीकार की, उन्हें मनसबदार बनाया। ये पश्चिम वाली विजय इनकी समाप्त। इसके आगे डालो अकबर के दक्षिण भारत अभियान। भारत अभियान, अकबर के दक्षिण भारत अभियान। अहमदनगर का नाम सुना है? अहमदनगर की शासका चांद बीबी। चांद अकबर जो चांद बीबी थी, अपने पुत्र मुराद को अभियान पर भेजा था। देखो अकबर ने अपने पुत्र मुराद को अभियान पर भेजा था, लेकिन मुराद चांद बीबी से टक्कर नहीं ले सका, असफल। अंत में खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खां का पुत्र है, इनका दस्तक पुत्र है, उसको अभियान पर भेजा है। तब वो अभियान लेकर के गया, तब जाकर वहां पर सफल हुआ। मुगलों के साथ संधि की गई, तब बरार का क्षेत्र मुगलों को दे दिया गया, बाकी क्षेत्र चांद बीबी के पास ही रहे। ठीक, उन्होंने भी वीरता के साथ लड़ाई की थी। असीरगढ़ की विजय, अभी असीरगढ़ की विजय भी यहाँ पर देखिए, जिसे अकबर ने सोने की चाबियों से खोला। असीरगढ़ का किला है, उसमें इतनी धन दौलत मिली थी, अपार धन संपत्ति से काम। ठीक, पहले डालो दक्षिण के, अकबर के दक्षिण भारत अभियान, अकबर के दक्षिण भारत अभियान। नंबर 1 अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान की बात की जाए तो 1595 से 1600, क्योंकि 2 बार अभियान चलाया गया, तब जाकर कब्जे भी कर पाए। यहाँ की शासिका कौन थी? चांद बीबी। ठीक, चांद बीबी। अकबर के पुत्र मुराद, अकबर के पुत्र मुराद को अकबर ने अपने पुत्र, ऐसे लिखना, अकबर ने अपने पुत्र मुराद को अभियान पर भेजा और डैश करके लिख लेना असफल। अंत में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अभियान सफल रहा। मुगलों के साथ संधि की गई, बरार का क्षेत्र मुगलों को दे दिया गया। असीरगढ़ विजय, नंबर 2 असीरगढ़, बरार का क्षेत्र मुगलों को दे दिया है, असीरगढ़ विजय 1601। हमने आपकी सभी रोचक कहानियों को हटा दिया। इन युद्धों में बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, और रोचक कहानियों के बिना इतिहास याद नहीं रहता है। कुछ रोचक कहानियां अपनी से भी
असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ पहली बार पड़ता कहाँ है? एमपी, वर्तमान एमपी असीरगढ़। यहाँ का शासक मीरन बहादुर, यहाँ का शासक है मीरन बहादुर। अकबर स्वयं विजय पर गए। इसमें जब मीरन बहादुर के साथ अकबर स्वयं, इस विजय के लिए अकबर स्वयं अभियान पर गया। अभियान पर गया। अब जब अभियान पर जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है विजयी रहेगा, विजयी रहेगा। विजय, और विजय की करके डैश करके लिखना, डैश करके लिखना। विजय किले को सोने की चाबियों से खोला, किले को सोने की चाबियों से खोला। नीचे लिख लो, अकबर के जीवन का अंतिम अभियान। ये असीरगढ़ का जो असीरगढ़ अभियान है, ये अकबर के जीवन का अंतिम अभियान। अभी एक अभियान गुजरात अभियान नहीं बताया, वो भी चलो भी बता दें। ठीक, ये डाल लो, अकबर के जीवन का अंतिम अभियान, अकबर के जीवन का अंतिम अभियान। अब गुजरात अभियान चलाया गया था। जो गुजरात अभियान है वो 2 बार चलाया गया। एक बार मिर्जा अजीज खोका और एक बार स्वयं अकबर गया है। जब मिर्जा अजीज खोका हार गए तब स्वयं गया है। मिर्जा हुसैन मिर्जा ने जब शासक था उसको दबाया। जब अकबर गुजरात विजय अभियान दौरान ही पहली बार उसने समुद्र को देखा। ठीक, अकबर ने वही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो ये गुजरात विजय अभियान चलाया गया है वो 25 अक्टूबर, देखो नहीं, ये चलाया गया 1572 में पहली बार भेजते हैं, दोबारा में 1573 में विजयी रहते हैं। और इन्होंने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया है वो 1602 में। लेकिन गुजरात विजय उपलक्ष्य में ही जो निर्माण कार्य कराया गया है बुलंद दरवाजे का, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ है। और गुजरात विजय के बाद ही 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। अगर देखा जाए अकबर ने पूरे राज शासन काल के दौरान अच्छे, लेकिन जो लास्ट समय उसका सबसे दुखदायी, लास्ट समय में जो उसके चिकित्सक है उसे अतिसार हो जाता है। अतिसार मतलब पेचिश, अकबर को पेचिश हुई थी और पेचिश को नहीं पहचान सके उनके पैर, और अंततः इतने परेशानी से गुजरे और पेचिश में ही अकबर की मृत्यु हो गई 25 अक्टूबर 1605 को। और अकबर की मृत्यु को अर्श आसियानी भी कहा जाता है। अर्श आसियानी का मतलब है स्वर्ग का निवासी बताया गया। ये थोड़ी बातें, और इनके साथ में इनकी चीजें बची हैं। अकबर की प्रमुख घटनाएं जैसे दास प्रथा को, तीर्थ यात्रा का समाप्त, दरिया कर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी या जो जजिया कर समाप्त किया जाता है, भारत में कब से कब तक रहा, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना, ये सभी चीजें अभी इनकी बाकी ही बची हैं। जबकि खाली स्पीड में तुम्हें बिना कहानी सुनाए पढ़ाते रहे, तब ये हालत है। कितना पाठ करें ये हमें